किसी केस की फाइल की स्टडी कर रहे क्षितिज की नज़र अपने ऑफिस के गेट पर खड़ी मानसी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर आश्चर्य के गहरे भाव उभर आए। लगता है आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। मानसी ने अंदर दाखिल होकर क्षितिज के चेहरे के भावों को पढ़ने का प्रयास करते हुए कहा, अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके बिना किसी प्री इन्फॉर्मेशन के इस तरह अचानक मुझसे मिलने आ जाने की वजह मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गया था, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। आइए बैठिए। क्षितिज का जवाब सुनकर मानसी थैंक्स कहकर अपने सामने पड़ी 4 कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ पलों तक मानसी के कुछ कहने का इंतजार करने के बाद जब क्षितिज ने देखा कि वह अपने मोबाइल में बिजी हो गई तो क्षितिज ने ही अप्रत्यक्ष ढंग से उसके आने की वजह पूछ ली। ये द साइलेंट मोटिवेटर के नाम से नजर आ रही प्रोफाइल आपकी ही है ना? जवाब में मानसी ने अपने मोबाइल की स्क्रीन का फेस क्षितिज की ओर करके सवाल किया। हा, और इसमें आपने जो सच्चे प्यार की अधूरी दास्तान नाम से जो स्टोरी लिखी है वो भी आपकी ही रियल लाइफ की है ना? नहीं, वो स्टोरी पूरी तरह से काल्पनिक है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी चुकी हूँ कि नाम और प्लेस चेंज करके लिखी गई ये स्टोरी आपकी ही रियल लाइफ की है। हर्षित ने बताया। अरे, उसे तो आपकी लाइफ की सीक्रेट लव स्टोरी की एबीसीडी तक पता नहीं है, तो वो मुझे इसके बारे में कैसे बता पाएगा कि ये स्टोरी आपकी रियल लाइफ की है या ओनली इमेजिनेशन है? तो फिर आपने कैसे जाना? आपने ही मुझे बताया था, आपके ख्वाब में आकर नहीं, इसी स्टोरी के कमेंट्स बॉक्स में मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई देकर, जिसे मेरे लाइक करने के बाद आपने एडिट करके उसमें से सिर्फ थैंक्स को छोड़कर बाकी सब डिलीट कर दिया था ताकि कोई और नहीं पढ़ पाए। यानी पिछले 1 माह से मेरी हर स्टोरेज और आर्टिकल्स लंबे लंबे कमेंट्स करने वाली वुंडेड बर्ड आप है। हाँ, वो मैं ही हूँ। सॉरी फॉर इट, बट मुझे आपकी लाइफ का ये हिडन पॉट जानने का कोई और तरीका नजर नहीं आया, तो मुझे ये रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब प्लीज ये जानने के बाद हर्षित की तरह बुरा सा मुंह मत बनाना, क्योंकि मैं आपकी भाभी हूँ, इसलिए मुझे इतना तो राइट है कि मैं आपकी लाइफ का कोई सीक्रेट जानने के लिए ऐसा स्ट्रेंज वे अपना सकती हूँ। ओके, मगर मुझे भी ये जानने का राइट है कि आपके मन में मेरी लाइफ का ये हिडन पॉट जानने के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट किस वजह से हुआ कि इसे जानने के लिए आपने इस टाइप के स्ट्रेंज वे तक को अपनाने में कोई संकोच नहीं किया। श्योर, एक्चुअली मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन तभी से हथौड़े की तरह चोट कर रहा था कि आपको लाइफ के किसी भी मोड़ पर कोई खूबसूरत दुल्हन मिलने की उम्मीद क्यों नहीं है, जब 1.5 माह पहले आपने कालिया के अड्डे से लौटते समय मेरी सास के आपको दिए गए 2 आशीर्वाद में से आपने मेरे जैसी खूबसूरत दुल्हन मिलने वाले आशीर्वाद के सच न होने की भविष्यवाणी की थी। और मैंने जब इसका रीजन पूछा तो आपने एक ऐसी शर्त रखकर मेरे क्वेश्चन को पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया जो जल्दी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए मैंने घर जाकर सबसे पहली प्राथमिकता अपने इसी क्वेश्चन को दी और हर्षित से मेरे इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश की, लेकिन उसने ये कहकर मेरे मन का सस्पेंस खत्म करने की जगह और बढ़ा दिया कि उसे आपके क्लोज फ्रेंड होने के बावजूद आपकी 6th क्लास से 12th क्लास तक की सिंपल स्कूल लाइफ और उसके बाद किसी कॉलेज से लॉ की डिग्री लेकर एज द क्रिमिनल लॉयर लोकल कोर्ट में प्रैक्टिस करने के अलावा आपके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि अपनी लाइफ की पर्सनल बातें किसी के भी साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। और फिर मेरी इस डिमांड पर कि वो मुझे 2-3 दिनों में आपसे पूछकर मेरे क्वेश्चन आंसर बताए, उसने ये कहा कि आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे कुछ उगलवा पाना लगभग नामुमकिन है। तो मेरे मन का सस्पेंस हद से ज्यादा बढ़ गया और मैंने फैसला किया कि मैं अपने इस क्वेश्चन का आंसर हर हाल में जानकार रहूंगी। मुझे इसके लिए हर्षित से कोई हेल्प मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भींजर नहीं आ रही थी, और मैं आपके सामने भी ये क्वेश्चन दोबारा रखकर ये शो नहीं करना चाहती थी कि मेरे मन में इसका आंसर जानने के लिए हद से दिलचस्पी पैदा हो गई है।
इसलिए मैंने सोशल मीडिया के सारे चर्चित प्लेटफॉर्म्स पर आपको सर्च करने की कोशिश की, ताकि आपकी प्रोफाइल के बायो या आपके क्रिएशन से मुझे कोई क्लू मिल जाए, बट मुझे कोई क्लू मिलना तो दूर, आपका नामोनिशान तक नहीं मिला। मगर मेरा मन ये भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि मौका मिलते ही अपने मोबाइल से चिपक जाने वाले आप जैसे शख्स सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे। इसलिए फिर मैंने आपको ऐसे डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स पर सर्च करना शुरू किया जिनका जनरल लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं। वहां पर मुझे काफी प्रयास करने के बाद निराशा ही हाथ लगी। लेकिन एक दिन मैं इस प्लेटफॉर्म पर, जिस पर आप हैं, सर्च कर के परेशान होने के बाद मैं सो गई। तब मेरे ऋषु ने मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या क्या किया कि मेरे जागने पर मुझे आपकी द साइलेंट मोटिवेटर के नाम से बनाई हुई ये प्रोफाइल नजर आ गई, जिसमें लगी आपकी बचपन की फोटो देखकर मैंने आपको तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वो फोटो मैं पहले हर्षित के फेसबुक के फोटो एल्बम में देख चुकी थी। इसके बाद मैंने क्या किया ये तो आपको पता ही है। यार भाभी, आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि आपको म्यूजियम में एज द शोपीस बिठाकर रखना चाहिए। हर्षित ने भी मेरी एक हरकत के बारे में जानकर यही कहा था और मुझे भी लगता है कि प्लीज जस्ट टेक ए ब्रेक फॉर ओनली 30 सेकेंड्स। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि आपको पुलिस की साइबर सेल में होना चाहिए था। थैंक्स। ये सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे इसे एक्सप्लेन करने के लिए शब्द तक नहीं मिल रहे, क्योंकि पहली बार किसी ने मेरे इस हिडन टैलेंट को पहचाना है। मुझे भी आपको खुश होते देखकर बहुत खुशी हो रही है, पर मेरे पास अपनी खुशी को एक्सप्लेन करने के लिए शब्द होने के बावजूद मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा कोर्ट के लिए निकलने का टाइम हो चुका है। आप पहली बार मेरे घर आई है, इसलिए जाने से पहले घर के अंदर जाकर कुछ खा पी कर जिएगा। मैं अपनी माँ से बोल देता हूँ, वे आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये घर मेरा भी है। इसलिए मैं खुद जाकर अपनी मर्जी से जो चाहे वो खा पी सकती हूँ। तो ठीक है, अपनी मर्जी से ही कुछ खा लीजिएगा। अब मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे राइटर साहब, डॉट जाने से पहले ये तो बता दीजिए कि आपकी स्टोरेज की इस सबसे बड़ी फैन से किए प्रॉमिस के अकॉर्डिंग इसे अपनी खुद की मोहब्बत की अधूरी दास्तां अपने मुंह से कब सुनाएंगे। बातचीत के दौरान ही अपना बैग पैक करके ऑफिस से बाहर निकल चुके क्षितिज के पीछे पीछे बाहर निकलते हुए मानसी ने पूछा, कभी नहीं क्यों, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि आप न कोई वुंडेड बर्ड है और न मेरी फैन है, पर आपकी भाभी तो हूँ ना। तो क्या अपनी भाभी को सुना दूंगा, समय कोर्ट के टी टाइम में आपको कॉल करके बता दूंगा। ओके बाय। मानसी ने हाथ हिलाकर क्षितिज को विदाई देने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी बात खत्म करते ही मानसी से ध्यान हटाकर अपनी कार आगे बढ़ा चुका था। यार भाभी, जब आप मेरी एकतरफा और नाकाम प्यार की कहानी ऑलरेडी पढ़ चुकी है, तो फिर उसी कहानी को दोबारा मेरे मुंह से सुनकर क्यों बेवजह अपना टाइम वेस्ट करना चाहती है। क्षितिज के फोन करके बताए समय पर अगले दिन मानसी उसके ऑफिस पहुंचकर उसकी मोहब्बत की दास्तान सुनने की डिमांड करने लगी, तो क्षितिज ने उसे टालने के उद्देश्य से उससे ये सवाल कर लिया, इसलिए क्योंकि आप अपने मुंह से ये स्टोरी सुनाएंगे तो आपके दिल से अपनी मोहब्बत के नाकाम होने का वो दर्द भी बाहर निकल जाएगा, जिसका कुछ हिस्सा अपनी कहानी को कागज पर उतार देने के बाद भी आपके दिल में कब्जा जमाए हुए है। साथ ही मैं अपने कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब भी आपसे बाई फेस जान लूंगी, जो वो कहानी पूरी तरह क्लियर न होने और कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देकर आपके नो मोर क्वेश्चन लिख देने की वजह से अनसुलझे ही रह गए हैं। अब मैं आपसे आपकी मोहब्बत की दास्तां के अलावा कोई बात नहीं सुनूंगी, और यदि आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपनी कहानी स्टार्ट नहीं की तो मैं आंटी से जाकर आपके शादी न करने की वजह बता दूंगी। वैसे भी वे कल मुझसे कह रही थी कि मैं कैसे भी करके आपके शादी न करने का रियल रीजन पता करके उन्हें बता दूंगी, तो उन्हें आपके बताए बनावटी बहानों को काउंटर करने में आसानी होगी। सो मैं आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है,
बिकॉज मैं आपकी विश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए आपको पहले मुझसे ये प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे दोबारा इस टाइप से ब्लैकमेल नहीं करेगी। ओके, आई प्रॉमिस टू यू कि मैं आपको इस तरह से दोबारा ब्लैकमेल नहीं करूँगी। तो ठीक है, सुनिए। आज से करीब 6.5 साल पहले की बात है। मेरा आदर्श पीजी कॉलेज में एलएलबी का लास्ट सेमेस्टर रनिंग में था और मेरे कॉलेज की क्रिकेट टीम को 2 दिन बाद शहर में आयोजित एक बड़े टूर्नामेंट का पहला मैच खेलना था। मैं हर्षित की तरह अपने कॉलेज का मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट तो नहीं था, पर उसकी तरह अपने कॉलेज की क्रिकेट टीम का कैप्टन था और इस नाते अपनी टीम को टूर्नामेंट का कप दिलाने की रिस्पांसिबिलिटी मेरे कंधों पर थी। मैं इसी रिस्पांसिबिलिटी को पूरी करने के लिए टीम मेंबर्स के साथ अपने कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहा था। तभी हमारे कॉलेज के लड़के लड़कियों का एक ग्रुप हमारे पास ग्राउंड में पहुंच गया। ये दास्तां सुनाते सुनाते क्षितिज के स्मृति पटल पर करीब 6.5 साल पुराना वह दृश्य ऐसे उभर आया जैसे वह कल की ही घटना हो। क्षितिज, क्या तुम कॉलेज इलेक्शन में हम लोगों का साथ दोगे? एक हैंडसम स्टूडेंट ने आशारी निगाहों से क्षितिज की ओर देखते हुए सवाल किया। उसके अलावा उसके साथ खड़े 20-22 अन्य छात्र छात्राओं की नजरें भी क्षितिज के चेहरे पर टिकी हुई थी। अभिषेक, तुम्हारा ग्रुप मेरी हेल्प के बिना भी कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन जीतने में सक्षम है। फिर तुम क्यों बेवजह मुझे कॉलेज की पॉलिटिक्स में घसीटना चाहते हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे स्टडी और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अलावा कॉलेज की किसी भी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं है, और पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्षितिज ने शांत स्वर में जवाब दिया। क्षितिज, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पॉलिटिक्स में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, पर शायद तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हारे जैसे पॉपुलर स्टूडेंट के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट न लेने की वजह से इस कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट की सीट विक्रम जैसे कमीने स्टूडेंट को मिल जाती है, और फिर वे इस कॉलेज में अपने चमचों के अलावा बाकी सभी स्टूडेंट्स का जीना मुश्किल कर देते हैं। अभिषेक, तुम्हें पहली गलतफहमी तो ये है कि मैं इस कॉलेज का एक पॉपुलर स्टूडेंट हूँ, और दूसरी गलतफहमी ये है कि विक्रम जैसे स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट जैसी बेम क्लब की पोस्ट के जरिए दूसरे स्टूडेंट्स का जीना मुश्किल कर सकते हैं। और यदि मैं ये मान भी लूँ कि ये लोग ये पोस्ट हासिल करके दूसरों के साथ कुछ गलत करते हैं, तो विक्टिम स्टूडेंट्स प्रिंसिपल से शिकायत कर सकते हैं। क्षितिज, तुम्हारी कही हुई दोनों ही बातें कहीं गलत है। सही बात है कि तुम इस कॉलेज की क्रिकेट टीम के कैप्टन हो, और तुमने 2 साल पहले काफी कमजोर माने जाने वाली इस कॉलेज की क्रिकेट टीम को अपने बेहतरीन ऑलराउंड खेल और शानदार कैप्टनसी से जिस मैजिकल वे में सिटी की पावरफुल क्रिकेट टीम के रूप में पहचान दिलाई है, उसकी वजह से इस कॉलेज में तुम इतने पॉपुलर हो कि तुम हमारे ग्रुप के फेवर में कैंपेन करोगे तो रिजल्ट हमारे फेवर में आना तय हो जाएगा। तुम्हारी दूसरी ये बात भी गलत है कि इस कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन की पोस्ट पर बैठकर विक्रम जैसे स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस कॉलेज में पिछले 4.5 सालों से ऐसा होते मैं खुद देख रहा हूँ। विक्रम अपने बाप की राजनीतिक हैसियत और स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के पद के दम पर इस कॉलेज आम स्टूडेंट्स को परेशान करता है। वो और उसके चमचे आए दिन मेल स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करते रहते हैं और फीमेल स्टूडेंट्स के साथ सरेआम छेड़छाड़ करते रहते हैं, और प्रिंसिपल और प्रोफेसर स्टाफ तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस बार हम लोगों ने उसे और उसके चमचों को स्टूडेंट यूनियन के किसी भी पोस्ट पर न बैठने देने के लिए कमर कस ली है। फिलहाल दोनों पक्षों का पलड़ा लगभग बराबर है, पर तुम हमारे फेवर में कैंपेनिंग करोगे तो हमारे ग्रुप की जीत लगभग तय हो जाएगी। क्या तुम हमारा साथ दोगे यार? अभिषेक, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मुझे इस पचड़े में मत घसीटो प्लीज। अभिषेक को जवाब देकर क्षितिज ने अपने अगल बगल में खड़े लड़कों से कहा, कम ऑन गाइस, लेट्स गो बैक फॉर प्रैक्टिस। क्षितिज के अपने साथियों के साथ दोबारा प्रैक्टिस में जुट जाने पर निराश चेहरा
लिए अभिषेक अपने ग्रुप के साथ ग्राउंड से बाहर निकल रहा था। तभी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही एक खूबसूरत छात्रा ने उससे कहा, अभी मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि विक्रम की कजिन की खूबसूरती का दीवाना चुका ये बंदा विक्रम एंड कंपनी के खिलाफ हम लोगों की मदद के किसी कीमत पर तैयार नहीं होगा। सोनल, क्षितिज के बारे में तुम्हारी ओपिनियन बिल्कुल गलत है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वो किसी के प्यार में अंधा होकर अपनी ड्यूटी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसे वाकई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं तो हमारी हेल्प जरूर करता। अभिषेक ने अपने साथ चल रही छात्रा की बात से असहमति जाहिर करते हुए उसे समझाने की कोशिश की। सोनल अभी एकदम करेक्ट बोल रहा है। मुझे क्षितिज की टीम के एक प्लेयर ने आज सुबह ही बताया था कि कल विक्रम की कजिन प्रियंका भी उसे विक्रम की पैनल के फेवर में कैंपेनिंग करने की बात कहने उसके पास गई थी, लेकिन उससे भी क्षितिज ने सेम यही बात कहकर खाली हाथ लौटा दिया। एक अन्य छात्र ने अभिषेक की बात का समर्थन करते हुए सोनल नाम की छात्रा को नई जानकारी दी, जिसके बाद सोनल के चेहरे पर संतुष्टि के भाव उभर आए। अगले दिन कॉलेज में जंगल की आग की खबर फैल गई कि कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए विक्रम के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला अभिषेक विक्रम के ग्रुप के साथ मिल गया था, जिससे खफा होकर विक्रम के ग्रुप के खिलाफ एक दमदार ग्रुप तैयार करने वाली तेज तर्रार स्टूडेंट सोनल ने कॉलेज परिसर में अपने ही साथी अभिषेक की अपनी कार से कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। कॉलेज के लगभग सारे स्टूडेंट्स, स्टाफ और प्रिंसिपल अभिषेक के कुचले हुए मृत शरीर के आसपास खड़े थे। उनके बीच सोनल भी हतप्रभ सी खड़ी थी और उसके साथी उसके आसपास डरे से खड़े थे। इन लोगों से कुछ दूरी पर अपने चमचों के साथ खड़ा विक्रम कुटिल अंदाज में मुस्करा रहा था। कुछ ही पलों के बाद पुलिस की गाड़ी परिसर में पहुंच गई। पुलिस के पूछने पर विक्रम और उसके चमचों ने कॉलेज में फैली खबर हरा दी, जबकि सोनल और उसके साथियों ने सोनल को निर्दोष बताकर इस घटना को विक्रम एंड कंपनी की साजिश बताया। पूरी इंक्वायरी करने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम का चीफ पुलिस अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचा कि दोनों ग्रुप के लोग अपने अपने ग्रुप का पक्ष ले रहे हैं, इसलिए उसने ऐसे शख्स को आगे आकर बयान देने के लिए कहा जिसे घटना की जानकारी भी हो और दोनों में से किसी ग्रुप का भी न हो। इन्वेस्टिगेशन टीम के चीफ की बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर स्टाफ एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और कुछ पलों के बाद एक एक करके उनकी नजरें नीचे झुक गई। सर, मुझे घटना की पूरी जानकारी भी है और मेरा इलेक्शन लड़ने वाले दोनों ग्रुप्स में से किसी से कोई कनेक्शन भी नहीं हूँ। क्षितिज बेखौफ आवाज सुनकर वहां उपस्थित लोगों में अचानक नई चेतना का संचार हो गया। तो बताइए, एक्चुअल फैक्ट क्या है? चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पूछा। सर, ये सच है कि जिस कार से कुचलकर अभिषेक का मर्डर किया गया वह सोनल की है, पर उस कार को सोनल नहीं बल्कि विक्रम ने ड्राइव करके उससे अभिषेक को कुचलकर मारा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि सोनल के कार पार्किंग करके क्लासरूम में जाने के बाद विक्रम ने किसी डुप्लीकेट चाबी से सोनल की कार का गेट खोला और उसे स्टार्ट करके उससे अभिषेक को कुचल दिया। सर, ये सरासर झूठ बोल रहा है। मैं ऐसे समय में इस कैंपस के अंदर एक स्टूडेंट को गाड़ी से कुचलकर उसका इल्जाम दूसरे के सर पर मढ़ने का प्लान एग्जीक्यूट करने की बेवकूफ़ी क्यों करूंगा, जब यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टाफ के मेंबर्स मौजूद थे। क्षितिज की बात समाप्त होते ही विक्रम चीखता हुआ बोला, शायद तुमने इस गलतफहमी का शिकार होकर ये बेवकूफ़ी की कि तुम्हारी दहशत की वजह से तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा और तुम एक ही तीर अपने रास्ते से प्रेसिडेंट पोस्ट के कैंडिडेट अभिषेक और उसके फेवर में माहौल बनाने वाली सोनल को हटाने में कामयाब हो जाओगे। जवाब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जगह क्षितिज ने दिया। सर, क्षितिज बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं इस कॉलेज की प्रोफेसर हूँ और मैंने भी पूरी घटना अपनी आंखों से देखी है। मैं विक्रम और उसके दोस्तों के खौफ की वजह से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी,
पर क्षितिज का हौसला देखकर मुझमें भी सच बोलने का हिम्मत आ गई। एक अधेड़ आयु की महिला ने आगे आकर बोली, तो काफी लोगों ने क्षितिज सच बोल रहे हैं और अभिषेक को विक्रम ने ही सोनल की गाड़ी से कुचला, ऐसी बातें कहना शुरू कर दिया। क्षितिज और बाकी लोगों के बयान नोट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने विक्रम को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। विक्रम ने पुलिस की जीप में बैठते वक्त क्षितिज को खा जाने वाली नजरों से घूरा, लेकिन क्षितिज उसके घूरने पर जरा सा भी विचलित नहीं हुआ। क्षितिज, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो गया। आज के बाद कभी भी मुझसे मिलने या बात करने कोशिश मत करना। पुलिस टीम के अभिषेक की बॉडी और विक्रम को लेकर रवाना होते ही एक खूबसूरत छात्रा ने क्षितिज के करीब आकर उसे नफरत भरी निगाहों से घूरते हुए कहा, यार प्रियंका, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी नजरों में तुम्हारे कजिन ने जो किया बिल्कुल सही किया और मैंने सच बोलकर गुनाह कर लिया है ना? नहीं, मैं आज जो कुछ उसके लिए तुमसे संबंध नहीं तोड़ रही हूँ, बल्कि परसों तुमने भैया के फेवर में कैंपेन करने से इनकार करने के लिए तोड़ रही हूँ, क्योंकि तुम भैया के पक्ष में कैंपेन करने के लिए तैयार हो जाते तो उनके मन में इलेक्शन हारने का डर नहीं रहता और वे ये क्राइम करने से बच जाते। अरे पर इलेक्शन हारने से बचने के लिए इस टाइप का सीरियस क्राइम क्षितिज को अपनी बात अधूरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो जिसे समझा रहा था वह पैर पटकती हुई वहां से दूर जा चुकी थी। सॉरी, मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए तुम्हें अपनी चाहत को खोना पड़ा। कुछ क्षणों के बाद सोनल ने क्षितिज के करीब आकर उससे सहानुभूति जताते हुए कहा, सोनल, वो मेरी चाहत नहीं बल्कि सिर्फ मेरी एक अच्छी फ्रेंड थी, और यदि वो मेरी चाहत भी होती तब भी मुझे अपने सगे भाई जैसे लड़के के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए उसका साथ छूट का कोई अफसोस नहीं होता। क्षितिज का दृढ़ स्वर में दिया गया जवाब सुनकर अधिकांश लोगों के चेहरों पर क्षितिज के लिए प्रशंसा के भाव उभर आए। तुम क्रिकेट के मैदान के ही नहीं, रियल लाइफ के भी योद्धा हो। तुम्हारी वजह से ही आज इस कॉलेज को विक्रम जैसे अभिशाप से मुक्ति मिली, कहकर सोनल ने उसे सैल्यूट किया, जिसके बाद वहां उपस्थित सारे लोग उस गमगीन माहौल में भी अपने आप को तालियां बजाने से नहीं रोक पाए। फिर क्या हुआ? क्षितिज के कानों में मानसी का सवाल पड़ा तो वह अतीत की यादों के भंवर से निकलकर वर्तमान में आ गया। ये तो मैं अपनी स्टोरी में ही लिख चुका हूँ कि मेरे अलावा अभिषेक की हत्या के सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से कुछ को विक्रम के बाप ने खरीदकर और कुछ को डरा धमकाकर कोर्ट में उनके स्टेटमेंट चेंज करवा दिए, पर फिर भी विक्रम को सिर्फ मेरी एविडेंस के बेस पर सेशन कोर्ट ने तो लाइफ टाइम जेल के पनिशमेंट दे दी थी, लेकिन उस जजमेंट को हाई कोर्ट ने गलत मानकर निरस्त कर दिया और विक्रम हत्या जैसा सीरियस क्राइम करने के बावजूद मात्र 5.5 साल जेल में रहने के बाद अब से करीब 1 साल पहले आजाद हो गया। क्षितिज ने जवाब में उसे बताया, मैंने ये नहीं बल्कि प्रियंका और आपके रिश्ते के बारे में पूछा था, उसके बारे में भी स्टोरी में लिख चुका हूँ, मगर फिर आप पूछ रही तो बता देता हूँ। इस इंसिडेंट के 15-20 दिन बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दोबारा मेरे साथ दोस्ती कर ली। हम दोनों की दोस्ती की ये दूसरी पारी लगभग 3 साल तक चली। 4-5 माह बाद मेरे लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो गए और फिर मैंने लॉ की डिग्री मिलने के बाद एक लॉ चैम्बर ज्वाइन करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और इसके बाद करीब 2 साल तक मैं और प्रियंका कभी कभार ही मिलते रहे। लेकिन 2 साल बाद प्रियंका ने भी अपनी लॉ की डिग्री लेकर मेरा ही चैम्बर ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, तो हम दोनों लगभग डेली दिन भर साथ रहने लगे। मगर अनफॉर्चुनेटली विक्रम का उसी कोर्ट में उसके केस का ट्रायल चलने की वजह से इसकी उसे जानकारी हो गई और ये बात उसने अपने बाबूजी यानी प्रियंका के बड़े पापा को बता दी। इसके बाद विक्रम के बाबूजी और प्रियंका के बाबूजी ने उसकी आनन फानन में शादी तय कर दी और उसे अपनी प्रैक्टिस छोड़कर उसके गांव वापस आने का आर्डर दे दिया। प्रियंका ने जब रोते हुए ये मुझे बताई तो मेरा मन हुआ कि मैं उसे अपने परिवार का मोह छोड़कर मेरा हाथ थामने के लिए कह दूं, लेकिन मैं उसे ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और वो मुझे गुड बाय कहकर अपने गांव चली गई। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे या एक दूसरे के सिर्फ अच्छे दोस्त ही थे?
वो मुझसे प्यार करती या मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझती ये मुझे नहीं पता, पर मैं तो उससे प्यार करता था। और आपको ये बात इसलिए नहीं पता क्योंकि आपने उससे कभी ये नहीं पूछा कि वो आपसे प्यार करती है, नहीं, और न खुद उसने आपको इस बारे में कभी कुछ बताया है। और आपने उसे ये भी कभी नहीं बताया कि आप उससे प्यार करते हैं, और न उसने कभी इसके बारे में कभी आपसे पूछा। एम आई राइट? राइट, यानी आपके पहले प्यार की स्टोरी जिसके बारे में आपको ये तक नहीं पता है कि एक तरफा था या दो तरफा, आपके दिल से शुरू होकर दिल में खत्म हो गई हा। क्या आपने कभी ये कंफर्म करने की कोशिश की कि उसकी शादी हुई या नहीं? नहीं, क्योंकि उसका पिछले 3.5 साल में मुझसे एक भी बार कांटेक्ट नहीं करना ये बताने के लिए काफी है कि उसकी नई दुनिया बस चुकी है। ऐसा है तो आपको भी अपनी नई दुनिया बसा लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी मम्मी आपके शादी न करने के फैसले की वजह से काफी परेशान है, और आई थिंक आपको अपने किसी पास्ट की वजह से उन्हें परेशान का कोई राइट नहीं है। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ, पर मुझे अपने लायक ठीक ठाक लड़की कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे बट आंटी तो कह रही थी कि आपको शादी के लिए लड़की तलाश करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके सामने ऑलरेडी दो दो विकल्प मौजूद हैं। एक विकल्प आंटी के किसी कुलभूषण भाई साहब की बेटी अदिति है। आंटी बता रही थी कि वो खुद ही कई बार आपके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर कर चुकी है, और उसके मम्मी पापा को भी आपको अपना दामाद बनाने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरा विकल्प आंटी की किसी यशोदा चाची की पोती आराधना है। आंटी बता रही थी कि आराधना के माता पिता भी दबी जुबान में अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। आंटी के अकॉर्डिंग दोनों ही लड़कियां सुंदर और पढ़ी लिखी है, और उन्हें या उनके परिवार वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको इन दोनों में से किसी का नाम फाइनल कर लेना चाहिए। यार भाभी, मैं इन दोनों में से किसी से भी शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनमें से एक इतनी अल्ट्रा मॉडर्न और इंडिपेंडेंट टाइप की लड़की है कि वह किससे शादी करनी है जैसा इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए भी अपने मम्मी पापा तक की परमिशन या ओपिनियन लेना जरूरी नहीं समझती है, और दूसरी 22-23 साल की एज हो जाने बाद भी अपनी फैमिली पर इतनी ज्यादा डिपेंड है कि बिना किसी फैमिली मेंबर्स की परमिशन और हेल्प के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। एक दिन भर अकेली अपनी स्कूटी से शहर की सड़कों पर बेवजह तितली की तरह उड़ती रहती है, और दूसरी काम होने पर भी अकेली घर से बाहर पैर रखने को नहीं देखती। मुझे न अदिति जैसी अल्ट्रा मॉडर्न और हद से ज्यादा इंडिपेंडेंट लड़की पसंद है, और न आराधना जैसी अपनी फैमिली पर हद से ज्यादा डिपेंड रहने वाली ट्रेडिशन लड़कियां। इसलिए मैं इन दोनों में से किसी को भी अपनी लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकता। लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं अदिति या उसकी तरह अपनी जिंदगी से जुड़ा हर छोटा बड़ा निर्णय खुद लेने वाली अल्ट्रा मॉडर्न और इंडिपेंडेंट लड़कियां या आराधना या उसके जैसी छोटे छोटे फैसलों और जरूरतों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहने वाली लड़कियों को मैं गलत कह रहा हूँ। और मुझे लगता है कि किसी को भी अपनी चॉइस से डिफर लोगों को गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना अलग नेचर और अलग लाइफस्टाइल होती, जिस पर बेवजह मुझे या किसी को भी उंगली उठाने या छीटाक्षी करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने आज से पहले उन दोनों में से किसी के सामने या उनकी अब्सेंसी में किसी थर्ड पर्सन के सामने कभी उनके नेचर या लाइफस्टाइल को लेकर कोई कमेंट्स नहीं की। लेकिन आज आपने मुझसे उन दोनों के मेरी चॉइस से डिफर होने की वजह पूछी, जिसे बताने के लिए मुझे उनके नेचर और लाइफस्टाइल के बारे बोलना पड़ा। ये तो मैं आपकी स्टोरेज पढ़कर ही अच्छी तरह से जान गई हूँ कि मेरे फेवरेट राइटर बिना वजह कभी किसी के नेचर, कैरेक्टर या लाइफस्टाइल पर उनके सामने या न उनके पीठ के पीछे कभी कोई गलत कमेंट्स नहीं कर सकते। बट मैं आपकी बातें सुनकर या आपकी काफी सारी स्टोरेज पढ़कर ये नहीं समझ पाई कि आपको कैसी लड़की पसंद है, क्योंकि आपने अपनी रियल लाइफ की स्टोरी में उसकी नायिका प्रियंका के नेचर
थिंकिंग और लाइफस्टाइल के बारे में भी कुछ भी नहीं लिखा है और न अभी मुझे ये स्टोरी सुनाते समय ऐसा कुछ बताया। यदि आप मुझे अपनी पसंद के बारे में खुलकर बता देंगे तो मैं भी अपने स्तर पर वैसी लड़की तलाश करने की कोशिश शुरू कर दूंगी। मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो प्रियंका की तरह मॉडर्न भी हो और उसमें प्रियंका की तरह ट्रेडिशनल इंडियन गर्ल्स के भी सारे गुण भी मौजूद हो। वो प्रियंका की तरह बेहद खूबसूरत भले न हो पर उसकी तरह विनम्र, शालीन, सभ्य और समझदार होने के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों में भी अपना ब्रेन अप्लाई करके रास्ता खोजने की काबिलियत रखने वाली होनी चाहिए। ऐसा है तो फिर मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि आज के जमाने में इतनी सारी क्वालिटीज वाली लड़की तो सिर्फ प्रियंका ही हो सकती है और कोई और हो भी तो उसकी तलाश करना मेरे बस की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि हाथ आई ऐसी एक लड़की को खो देने बाद एक और ऐसी लड़की तलाश पाना आपके लिए भी नामुमकिन है। कुछ दिनों पहले तक मुझे भी ऐसा ही लगता था पर इट मीन्स आपको कोई और इसी टाइप की लड़की नजर आ चुकी है। हाँ, मगर मुझे लगता है कि उसकी भी शादी हो चुकी है। लगता है मीन्स उसके कजिन ने मुझे 6-7 माह पहले उसकी मैरिज सेरेमनी में आने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन मैं किसी वजह से जा नहीं पाया था और फिर वो मुझे उसकी मैरिज की डेट के करीब 15 दिन बाद कोर्ट में नजर आई तो उसके गले में न मंगलसूत्र था और न मांग में सिंदूर नजर आया। इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि उसकी अरे तो उससे पूछ लेना था, न पूछने की कोशिश की थी पर पता नहीं क्यों वो मुझे अनदेखा करके चली गई। लगता है कि इस मामले में ये महारथी हर्षित से भी ज्यादा अनस्किलफुल है, इसलिए इनसे कुछ हो पाएगा इसकी पॉसिबिलिटी न के बराबर है। यार आप ऐसा कीजिए, मुझे अपने और उस लड़की के बीच की सारी केमिस्ट्री बताकर उसकी लड़की का कोई कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। मैं उससे मिलकर बात करने की कोशिश करूंगी। मैं उसका कांटेक्ट नंबर तो आपको अभी दे सकता हूँ लेकिन हम दोनों के बीच की केमिस्ट्री अभी नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि मेरा कोर्ट जाने का टाइम हो चुका है। राइट। नो प्रॉब्लम। आप मुझे सिर्फ उसका कांटेक्ट नंबर दे दीजिए और रिलैक्स होकर कोर्ट चले जाइए। मैं उससे मिलकर आप दोनों के बीच की अब तक की केमिस्ट्री भी जान लूंगी और ये भी पूछ लूंगी कि ये केमिस्ट्री कोई अंजाम तक पहुंच सकती है या नहीं। भाभी, आई थिंक आपकी नई नई शादी हुई है, इसलिए आपको इस वक्त अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली को देना चाहिए। सो थैंक्स फॉर एडवाइस, बट मुझे लगता है कि मुझे अपना थोड़ा टाइम एक ऐसे इंसान की लाइफ में मौजूद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी देना चाहिए जिसके अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोगों की हेल्प करने की वजह से आज मेरे हस्बैंड और उनकी फैमिली सुरक्षित है। अब आप इन मीनिंगलेस की बातों को छोड़िए और मुझे अपनी इस नई चॉइस का कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। ओके कहने के बाद क्षितिज टेबल से अपना मोबाइल उठाकर उसकी कांटेक्ट लिस्ट में से कोई नंबर खोजने लग गया। राइटर सर, मेरी प्रोफाइल खोलकर देखिए, मैंने भी एक स्टोरी लिखी है, उसे जरूर पढ़िएगा और बताइएगा भी कि कैसी लगी। जिस दिन क्षितिज से मानसी दूसरी बार मिलने आई थी उसके अगले दिन शाम को क्षितिज को अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में वुंडेड बर्ड की ओर से भेजा गया मैसेज नजर आया तो एकाएक उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने बेचैनी से अपने मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रही एक ऐप पर क्लिक किया और फिर उसमें डेड बर्ड के नाम से मौजूद एक प्रोफाइल में नजर आने वाली एकमात्र रचना जिसका शीर्षक था एक राइटर के दूसरे इश्क की अधूरी कहानी। जानिए। मानसी की जुबानी पढ़ने लगा। आज से करीब 8-9 माह पहले की बात है। क्षितिज सुबह जिस समय अपने कॉलोनी में रहने वाली एक सीनियर लेडी एडवोकेट अनुराधा सिंह के ऑफिस में दाखिल हुआ, उस समय अनुराधा सिंह किसी केस की फाइल देख रही थी। ऑफिस में उनके अलावा 22-23 साल की एक खूबसूरत नवयुवती भी मौजूद थी। आओ क्षितिज, बैठो। क्षितिज को देखकर अनुराधा सिंह सामने पड़ी एक खाली चेयर की ओर इशारा करके बोली, कहिए आंटी जी, मुझे किस लिए याद किया?
खाली चेयर को अपनी सुविधानुसार एडजस्ट करके बैठने को बाद क्षितिज ने पूछा, तुम्हारी बार एसोसिएशन की मेंबरशिप के 5 साल कंप्लीट हो गए? उसके सवाल का सीधा जवाब न देकर अनुराधा सिंह ने उसी से एक सवाल कर लिया। जी हाँ, पिछले साल जुलाई में ही कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन आपको इसके बारे में पूछने की जरूरत क्यों पड़ गई? एक्चुअली बात यह है कि अगले माह में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के इलेक्शन है और इस बार हमारी पैनल ने डिसाइड किया है कि इस इलेक्शन हम अपनी पैनल की ओर से कुछ युवा चेहरों को भी मौके देंगे और इसके लिए हमारी पैनल जिन युवाओं के नाम पर विचार कर रही है उनमें तुम्हारा भी नाम शामिल है। लेकिन बार एसोसिएशन के रूल्स के अनुसार कोई भी पैनल किसी भी पोस्ट के लिए उसी लायर को तभी अपना प्रत्याशी डिक्लेयर सकती है जो हमारे बार एसोसिएशन का मेंबर और उसकी मेंबरशिप कम से 5 साल पुरानी हो। यानी आपने मुझे अपनी पैनल की ओर बार एसोसिएशन के इलेक्शन में कोई सीट ऑफर करने के लिए बुलाया है। हाँ आंटी जी, थैंक यू सो मच कि आपने और आपकी पैनल ने यूं मुझे इस लायक समझा, पर मुझे विद सॉरी आपसे कहना पड़ेगा कि मैं आपका ये ऑफर में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? मुझे किसी भी लेबल के कोई भी इलेक्शन में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है न इलेक्शन लड़ने में और इलेक्शन लड़ने वालों की हार जीत में। ठीक है, लेकिन इस ऑफर पर एक बार ठंडे दिमाग से विचार जरूर करना, क्योंकि आज के पद लोलुपता के दौर में बिना हाथ पैर चलाए ऐसे ऑफर काफी कम लोगों को मिलते हैं। आप कह रही हैं तो मैं जरूर विचार करूंगा, पर मेरा डिसीजन चेंज होने के चांसेस 0% है। क्या मैं इलेक्शन के प्रति तुम्हारी इस उदासीनता की वजह सकती हूँ? इलेक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट तो मुझे कभी था ही नहीं, पर इलेक्शन के प्रति मेरे मन में इतनी ज्यादा उदासीनता भी नहीं थी। लेकिन आज से करीब 5.5 साल पहले हमारे कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन की वजह से एक बेगुनाह स्टूडेंट की जान चली गई थी और मैंने अपना क्रिकेट कैरियर तबाह करने के साथ साथ एक प्यारा सा दोस्त खो दिया था। बाद में मरने वाले लड़के के ग्रुप की लीडर ने उस लड़के के हत्यारे के साथ कंप्रोमाइज कर लिया। तब से मेरे मन में इलेक्शन के प्रति कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रह गया। ऐसा है तो तुम्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करने का कोई सेंस नहीं निकलने वाला है, इसलिए मैं इसमें हम दोनों का टाइम वेस्ट न करके वो बात करती हूँ जिसका सेंस निकल सकता है। एक्चुअली मैंने तुम्हें कल खिलाफ कोर्ट में चल रहे एक क्रिमिनल केस में लीगल हेल्प लेने आई है, लेकिन तुम भी जानते हो कि मुझे क्रिमिनल केसेस लड़ने का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं इसे तुम्हारा नाम सजेस्ट करके तुम्हारे पास भेज रही थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझे भी तुमसे कुछ काम है, इसलिए इसे यहीं रोककर कॉल करके तुम्हें ही बुला लिया। मैं कोर्ट जाने के लिए तैयार होने जा रही हूँ। ये केस की फाइल है, इसे देख लो और केस में क्या पॉसिबिलिटीज है इसे बता दो। जी आंटी, क्षितिज का जवाब सुनने के बाद अनुराधा सिंह फिर से बाहर निकल गई। मिस आंचल, आपके कजिन को इस केस में अभी तक बेल नहीं मिली क्या? टेबल पर रखी फाइल अपनी ओर खींचकर उसके पन्ने पलटते हुए क्षितिज ने सवाल किया। मिल चुकी है, आंचल ने धीमे स्वर में जवाब दिया। तो वे क्यों नहीं आए? हमने उन्हें साथ चलने के लिए कहा तो था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों बंद कर चुके हैं? एक्चुअली हुआ ये कि 4-5 दिन पहले उनक केस हैंडल कर रहे हमारी कॉलोनी में रहने वाले एडवोकेट विनोद मिश्रा जी ने भैया से ये कह दिया था कि इस केस में भैया को सजा होने से बचाना उनके जैसे छोटे मोटे लॉयर के बस की बात नहीं है, और यदि वे सजा से बचने की उम्मीद जिंदा रखना चाहते हैं तो उन्हें शहर के कुछ बड़े क्रिमिनल लॉयर्स में से किसी से अपना केस लड़वाना होगा। उन्होंने जो 4 नाम भैया को सजेस्ट किए थे, भैया उन सभी से मैं मिल चुके हैं। उनमें से किसी की भी फी पे कर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए वे सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए।
इस चार्जशीट के अनुसार आपके कजिन आकाश 14 फरवरी को दिन के करीब 5:30 बजे इस शहर के MLB गर्ल्स कॉलेज के सामने पहुंचे और कॉलेज के गेट के सामने खड़ी उस कॉलेज में पढ़ने वाली आभा नाम की लड़की को प्रपोज करके रेड रोज थमाने का प्रयास करने लगे। और जब आभा ने आकाश से रोज लेने से मना कर दिया तो आकाश ने उसे जबरन अपनी ओर खींचकर अपनी बाहों में कैद कर लिया और उसकी इच्छा के खिलाफ उसे चूमना शुरू कर दिया। उसी समय आभा का भाई विक्रम उसे लेने घटनास्थल पहुंचा और अपनी बहन के साथ आकाश को जोर जबरदस्ती करता देख आपके चंगुल से अपनी बहन को छुड़ाने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद आकाश ने विक्रम की बहन को तो छोड़ दिया पर विक्रम को अपनी बाइक में बंधी हॉकी स्टिक निकालकर बेदर्दी से पीटा और घटनास्थल से अपनी बाइक लेकर भाग गया। आकाश ने विक्रम साथ की जो मारपीट की थी उससे उसके दाहिने हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई और उसके शरीर के कई भागों में गंभीर चोटें आई। बताइए, आकाश पर आभा के साथ कर उसका हाथ तोड़ देने के जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है? सर, पूरी घटना में सिर्फ इतनी सी सच्चाई है कि उस दिन भैया ने विक्रम के साथ मारपीट की थी, लेकिन हॉकी स्टिक से नहीं बल्कि लात घूंसों से की थी और वो भी इतनी ज्यादा नहीं की कि सामने वाले के हाथ पैर टूट जाएं या कोई गंभीर चोट आ जाए। जहां तक छेड़छाड़ की घटना का सवाल है तो उस दिन गर्ल्स कॉलेज के सामने छेड़छाड़ की घटना हुई थी, लेकिन छेड़छाड़ भैया ने विक्रम की बहन साथ नहीं की थी बल्कि विक्रम ने हमारे के साथ की थी और विक्रम वहां अपनी बहन को लेने नहीं गया था। वैलेंटाइन डे पर हमें जबरन रेड रोज देकर अपना वो प्रपोजल एक्सेप्ट कराने के मकसद से गया था, जिसे हम पहले ही 2-3 बार रिजेक्ट कर चुके हैं। विक्रम की बहन आभा उस कॉलेज में पढ़ती जरूर है, लेकिन वो अपनी खुद की कार से कॉलेज आती जाती है, इसलिए विक्र को उसे लेने या छोड़ने जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी वो पिछले 1.5-2 माह से पहली शिफ्ट की लड़कियों के कॉलेज आने जाने के टाइम पर अक्सर उस कॉलेज के गेट के सामने खड़ा रहता था और हम पर आते जाते समय भद्दे कमेंट्स करता रहता है। उस दिन हमारी स्कूटी खराब हो जाने की वजह से हम भैया को हेल्प लिए कॉल करके कॉलेज के गेट पर उनका वेट कर रहे थे। तभी ऐसे ही मौके की तलाश में खड़ा वो कमीना विक्रम हमारे पास आकर हमें जबरदस्ती रेड रोज थमाने और उसका बेहुदा प्रपोजल मान लेने के लिए परेशान करने लगा। इतने में भैया आ गए और उन्होंने उसकी लात घूंसों से उसकी थोड़ी सी पिटाई कर दी, फिर दोबारा हमारे आसपास नजर न आने की चेतावनी देकर छोड़ दिया और हमें अपनी बाइक पर बिठाकर घर चले आए। इसके बाद 2 दिन बाद पुलिस भैया को गिरफ्तार करने हमारे घर आई। तब हमें पता चला कि विक्रम ने अपनी बहन की मदद से छोटी सी घटना को तोड़-मरोड़ कर और उसमें मिर्च मसाला लगाकर भैया के खिलाफ FIR की है। मिस आंचल, आपके अकॉर्डिंग आपके कजिन ने विक्रम के साथ जिस तरह की मारपीट की उसमें उसकी हाथ की हड्डी फ्रैक्चर नहीं हो सकती, तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट में उसके हाथ की हड्डी फ्रैक्चर होना क्यों बता रही है? सर, ये मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल झूठी है। विक्रम का बाप इस स्टेट की रूलिंग पार्टी का MLA है। वो राघवपुर में रहता है, पर उसकी पहुंच इस शहर तक है। जरूर उस कमीने विक्रम ने अपने बाप की राजनीतिक पहुंच या बेहिसाब दौलत का गलत इस्तेमाल करके ये झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाई होगी। चलो, मैं मान लेता हूं कि ये मेडिकल रिपोर्ट झूठी है, लेकिन हम इस मेडिकल रिपोर्ट को झूठी सिद्ध कैसे करेंगे? इसके अलावा इस केस में एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम विक्रम के साथ आकाश का झगड़ा होने की वास्तविक वजह सिद्ध नहीं कर पाए तो कोर्ट उनकी ये बात आसानी से मान लेगी कि विक्रम और आकाश के बीच झगड़ा आकाश के विक्रम की बहन को छेड़ने की वजह से हुआ था, जिससे आकाश के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। आरोप को काउंटर करने के लिए हम यदि कोर्ट के सामने ये बात लाने की कोशिश करते हैं कि आकाश का विक्रम के साथ झगड़ा उसके द्वारा आपको छेड़ने की से हुआ था, तो इस बात कोर्ट यकीन नहीं करेगी, क्योंकि आप लोगों ने विक्रम के खिलाफ छेड़छाड़ की कोई कंप्लेंट ही नहीं की है, जो कि आप लोगों को इमीडिएटली करनी चाहिए थी। सर,
हम लोग उसी दिन विक्रम के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहते थे, पर हम लोगों ने हमारी पढ़ाई छूट जाने के डर से कंप्लेंट नहीं की। एक्चुअली हमारे बाबूजी विक्रम और उसके बाप से बहुत डरते हैं। करीब 6-7 साल पहले जब हम अपने छोटे से शहर राघवपुर में 11th क्लास में क्लास पढ़ते थे, तब वो कमीना इस शहर में पढ़ता था। लेकिन एक दिन राघवपुर में इस कमीने की गंदी नज़र हम पर पड़ गई तो ये अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पीछे पड़ गया था और एक दिन ये बात हमारे बाबूजी को पता चल तो उन्होंने इसे या इसके बाप को कुछ कहने की जगह हमारी पढ़ाई बंद कराकर हमारा घर से निकलना बंद करा दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि हमारा स्कूल जाना बंद कराने के 1-1.5 माह बाद ये कमीना एक मर्डर केस में जेल चला गया और उसके बाद हमारे बाबूजी ने हमें पढ़ाई जारी रखने की परमिशन दे दी, अदरवाइज हम 12th क्लास भी पास नहीं कर पाते। अभी हमारे बाबूजी को पता नहीं है कि ये कमीना साल भर पहले जेल से रिहा होने के बाद यहाँ आकर फिर से हमारे पीछे पड़ गया है, नहीं तो वे तुरंत यहाँ आकर हमें वापस लेकर चले जाते। यदि हम लोग उस दिन उस कमीने के खिलाफ कंप्लेंट करवाकर उसे जेल की हवा खिला देते तो उसके राघवपुर के बड़े नेता के बेटे होने की वजह से उसके जेल जाने की बात राघवपुर तक जरूर पहुंचती और धीरे धीरे फैलती हुई हमारे बाबूजी के कानों तक पहुंच जाती। फिर मिस आंचल, मैं आप लोगों के कंप्लेंट न करने की वजह समझ गया। अब आप ये बताइए कि ये विक्रम इतने लंबे समय तक मर्डर की वजह से जेल में रहा, वो इसने आप लोगों के क्षेत्र में किया था या इस शहर में किया था? इसी शहर में किया था। हमारे क्षेत्र में किया होता तो इसका गवाह और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके इसे कब का जेल से रिहा करवा लेता। इसने जिसका मर्डर किया था, क्या वो भी उसी कॉलेज का एक स्टूडेंट था जिसमें ये पढ़ता था? हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन हमारा अनुमान है कि वो इसी शहर के कॉलेज का कोई स्टूडेंट ही रहा होगा और इसने उसका मर्डर कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन जीतने के लिए किया होगा, क्योंकि ये उस मर्डर से 4-5 दिन पहले वो पूरे राघवपुर में ढिंढोरा पीट कर आया था कि वो अब की बार ये एक बार फिर अपने कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनकर वापस लौटेगा। फिर तो ये तो वही कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन की घटना है जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने अनुराधा आंटी से चर्चा की थी और ये वही विक्रम है जिसे मेरी एविडेंस पर सजा हुई थी। तो ये इतनी जल्दी छूट कैसे गया? आई मीन आपने इसके खिलाफ एविडेंस दी होंगी तो एक्यूरेट ही दी होगी। हाँ, मैंने तो बिल्कुल एक्यूरेट एविडेंस दी थी और इसीलिए इसे ट्रायल कोर्ट से लाइफ टाइम जेल की पनिशमेंट मिली थी। लेकिन उस केस के बाकी के सभी आई विटनेसेस होस्टाइल हो थे और उनमें से कुछ ने अपने स्टेटमेंट में ये तक कह दिया था जब इंसिडेंट हुआ तब मैं इंसिडेंट प्लेस पर था ही नहीं, इसलिए इसे अपीलेट कोर्ट ने रिहा कर दिया। चलिए आप उस कमीने की बात छोड़िए और ये बताइए कि इस केस में भैया इक्विटल होने के कितने % चांसेज हैं? फिलहाल तो मुझे सिर्फ 10 to 20% नजर आ रहे हैं सर, लेकिन ये केस तो पूरा फर्जी है। फिर भी मिस आंचल, ये केस भले ही फर्जी है, लेकिन इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि रियल इंसिडेंट्स के बेसिस पर बने केसेस से भी ज्यादा रियल लगता है। कुछ देर तक फाइल का गंभीरता से अध्ययन करने के क्षितिज ने गहरी सांस छोड़कर आंचल की ओर देखते हुए कहा, एक बात बताइए, आपके कॉलेज के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? जी हाँ, आंचल ने सोच विचार करने के लिए जरा सा समय न लेकर तत्काल जवाब दिया। इस घटना के उनमें से किसी कैमरे में रिकॉर्ड होने की पॉसिबिलिटी है? आई मीन ये घटना जिस जगह पर हुई वह जगह किसी कैमरे से कवर होती है या नहीं हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कह सकते, पर हमारा अनुमान है कि ये सारी घटना रिकॉर्ड हुई होगी क्योंकि हमारे कॉलेज के मेन गेट की बाईं ओर जो कैमरा लगा हुआ है, ये सारा इंसिडेंट उसी के ठीक सामने हुआ था। यदि ये पूरा इंसिडेंट उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होगा और रिकॉर्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई होगी तो आपके कजिन के बचने के 100% चांसेस बन जाएंगे। पर यदि बाई चांस उस कैमरे में ये घटना रिकॉर्ड
नहीं हुई होगी या रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ कर दी गई होगी तो फिर उतने ही चांसेस हैं जितने मैंने आपको बताए हैं। सर, हमारे कॉलेज का स्टाफ बिगड़े रईसजादों के खिलाफ कार्रवाई करने से जरूर डरता है, पर किसी के भी दबाव में आकर या रिश्वत लेकर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसलिए आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि रिकॉर्डिंग्स के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की जा चुकी होगी या फ्यूचर में कर दी जाएगी। जहां तक कैमरे में इस इंसिडेंट के रिकॉर्ड होने का सवाल है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हम कल आपको दे देंगे। ओके, आई होप कि आपकी अपने कॉलेज स्टाफ के बारे में जो ओपिनियन है वो करेक्ट साबित हो और रिकॉर्डिंग्स को लेकर भी पॉजिटिव न्यूज मिल जाए। आंचल की बात का जवाब देकर क्षितिज ने फाइल बंद कर दी और उससे एक सवाल किया, क्या केस को मुझे ही हैंडल करना है? आप और आपके कजिन ये केस की पैरवी मुझसे करवाना चाहेंगे तो मैं इस केस की फाइल अपने पास रखकर इसकी और डीपली स्टडी करूंगा, अदरवाइज ये फाइल आपको वापस कर दूंगा। अनुराधा आंटी ने आपकी जितनी तारीफ की है उसे सुनने के बाद हमने तो आपसे मिले बिना ही ये केस आपके हैंड ओवर करने का मन बना लिया था, पर एक बार भैया से पूछना भी जरूरी है। आप ऐसा कीजिए, अपनी फी बता दीजिए। हम शाम तक अपने भैया से डिस्कस करके आपको अपना डिसीजन बता देंगे। मिस आंचल, मैं इस टाइप के केसेस की 50,000 के आसपास फी लेता हूं, बट आप अनुराधा आंटी के थ्रू मुझसे मिली है, इसलिए आपके कजिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग जितनी फी दे पाएंगे उतनी दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। क्या आप हमें आपका एक विजिटिंग कार्ड मिल सकता है? फिलहाल तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि इस समय मेरे पास अपना पर्स भी नहीं है और बैग भी नहीं है, तो ऐसा कीजिए, आप हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर ही नोट करवा दीजिए। ठीक है, नोट कीजिए, कहकर क्षितिज ने आंचल अपना कॉन्टैक्ट नंबर नोट करवा दिया। क्षितिज अपने ऑफिस में दाखिल हुआ ही था कि तभी उसके मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। बेटा, क्या तुम्हें याद है ऐसा आखिरी बार कब हुआ था कि तुम कोर्ट से वापस आए और ऑफिस में बैग रखकर तुरंत घर के अंदर आ गए? मोबाइल की स्क्रीन पर कॉलर का नाम नंबर देखते समय क्षितिज के कानों में उसकी मां का शिकायती लहजे में पूछा गया सवाल पड़ा तो उसने ऑफिस के बगल वाले बंद गेट की ओर देखकर जवाब दिया, सॉरी मम्मा, बस ये एक जरूरी कॉल आ रही है, उसे रिसीव कर लेता हूँ, इसके बाद सीधा अंदर रहा हूँ। कितनी देर के लिए? कल सुबह तक के लिए। प्रॉमिस प्रॉमिस, कहकर क्षितिज ने कॉल रिसीव की और कॉलर से धीमे स्वर में पूछा, हेलो सर, हम आंचल बोल रहे हैं। हाँ मिस आंचल, बोलिए। सर, हमसे बात करने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है न? फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर अगले 5-7 मिनट के अंदर हम लोग अपनी बातचीत खत्म नहीं कर पाए तो जरूर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए प्लीज आप ये फॉर्मल बातें छोड़कर मुझे जल्दी से वो बात शुरू कीजिए जिसके लिए आपने मुझे कॉल की है। सर, हमने आपको ये बताने के लिए कॉल की कि हमारे भैया का केस आपको ही हैंडल करना है और इसके लिए आपको 50,000 फी भी पे की जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि आपके कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे में एक्चुअल इंसिडेंट रिकॉर्ड हुई या नहीं? नो सर, हमारे कॉलेज के जिस सीसीटीवी कैमरे में इस घटना के रिकॉर्ड होने के चांसेस थे वो कैमरा इंसिडेंट डेट को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद था, इसलिए उसमें इंसिडेंट का कोई भी पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सर, लेकिन साइड वाले कैमरे में एक शख्स इंसिडेंट की तारीख को अपने मोबाइल के कैमरे में कुछ रिकॉर्डिंग करता हुआ नजर आ रहा है। हमें लगता है कि उस शख्स ने जरूर इसी इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग की होगी क्योंकि घटना की और उस शख्स के रिकॉर्डिंग की टाइमिंग लगभग सेम है और उस शख्स के रियर कैमरे का डायरेक्शन भी घटना की जगह की ओर ही नजर आ रहा है। हमने उस सीसीटीवी फुटेज से अपने मोबाइल के कैमरे में उस शख्स की फोटो खींचकर उसके बारे में अपने कॉलेज में पूछताछ की तो पता चला कि वो शख्स हमारे कॉलेज की ही एक लड़की दिव्या सिन्हा का भाई है जो उस दिन दिव्या को लेने आया था।
हमने दिव्या से उस शख्स का नाम व कॉन्टैक्ट नंबर पूछा, पर पता नहीं क्यों उसने हमें ये जानकारियां देने से इनकार कर दिया। हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देना इसलिए ज़रूरी समझ रहे थे कि शायद आपके पास उस शख्स का पता लगाने का कोई तरीका हो और आप उसका पता लगाकर उससे ये रिकॉर्डिंग हासिल कर सके तो भैया को सज़ा से बचाने के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आपने जिस तरह से ब्रेन अप्लाई करके से ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट सर्च किया है वो वाकई काबिले तारीफ है, पर मुझे नहीं लगता कि उस शख्स को तलाश करने से हमें कोई फायदा होगा। क्योंकि इस टाइप के वीडियो दो ही मकसद से रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक तो सोशल मीडिया पर वायरल होने के उद्देश्य से और दूसरे ऐसी वीडियो के सामने आने से जिस पक्ष को फायदा हो सकता है या जिस पक्ष को नुकसान हो सकता है उनमें से किसी पक्ष के साथ ऐसे वीडियो का सौदा करके पैसे वसूलने के लिए। इस वीडियो घटना के लगभग 1.5 माह बाद भी वायरल नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए शूट नहीं किया गया और वीडियो को शूट करने वाले ने इस वीडियो को सेल करने के लिए अभी तक आप लोगों से कांटेक्ट नहीं किया। इसका सामान्य सा यही एक मतलब है कि वह ये वीडियो विक्रम से पैसे वसूलकर उसके हवाले कर चुका है। Agree with me? Yes, I am 100% agree with you. But I think एक बार उस शख्स को खोजकर उससे मिल लेने में भी कोई नुकसान नहीं है। हो सकता है कि उसने विक्रम से पैसे लेने के बाद उस वीडियो की एकाध कॉपी सेफ रखी हो और उसे कुछ पैसे लेकर हमें देने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसा कीजिए, किसी से उस दिव्या नाम की लड़की का रेसिडेंटल एड्रेस पता कीजिए और आकाश को उस एड्रेस पर भेज दीजिए। क्योंकि वो उस लड़की का भाई है तो निश्चित रूप से उसी जगह पर रहता होगा जहां वो लड़की रहती है। हम दिव्या का एड्रेस तो कैसे भी करके पता लगा ही लेंगे, पर हमें लगता नहीं है कि भैया को उस पते पर भेजने का कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। इसलिए ये काम आप ही ठीक है। आपको जब भी उस लड़की का एड्रेस मिल जाए मुझे नोट करवा दीजिएगा। मैं वीडियो बनाने वाले शख्स से मिलकर कंफर्म कर लूंगा कि वो वीडियो की कोई कॉपी उसके पास है या नहीं, और यदि उसके पास कोई कॉपी होगी तो उसे हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। सुनिए, यदि उसके पास कोई कॉपी होगी और वो उसे देने के लिए पैसों की डिमांड करता है तो आप हमें बता दीजिएगा। हमारे पास अपनी माँ के कुछ गहने रखे हुए हैं, हम उन्हें बेच कर उसे मुहमांगी रकम दे देंगे। ओके सर, आज सुबह आपके जाने के बाद अनुराधा आंटी रही थी कि इस केस में आपको एडवोकेट अपॉइंट करने के लिए एक नए वकालतनामे पर भैया की सिग्नेचर कराकर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। अनुराधा आंटी बिल्कुल सही बोल रही थी, न्यू एडवोकेट अपॉइंट करने के लिए नया वकालतनामा देना ही पड़ता है। आप ऐसा कीजिए, 1-2 दिन में मेरे ऑफिस आकर मेरा वकालतनामा ले जाइए और उस पर सिग्नेचर कराकर मेरे पास छोड़ दीजिए या फिर अपने कजिन को मेरे ऑफिस भिजवा दीजिए। सुबह हम अनुराधा आंटी से एक ब्लैंक वकालतनामा भी ले आए हैं। उससे काम नहीं चलेगा क्या? उससे भी काम चल जाएगा। तो ठीक है, हम इसी पर भैया की सिग्नेचर कराकर 1-2 दिन में आकर आपको दे देंगे। अब हम कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। कॉल डिस्कनेक्ट जरूर कीजिए, पर ये बताने के बाद कि आपके कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करने पर मेरे लिए कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अरे, अभी आपने ही तो बताया था कि हमारी जल्दी बातचीत खत्म नहीं हुई तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए हम बची हुई बातें छोड़कर बातचीत एंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे क्या हम जान सकते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है? सॉरी, मैंने गलती से प्रॉब्लम खड़ी होने की बात कह दी थी, बट ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि मैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से काफ़ी दिनों से अपनी मम्मा को जरा सा टाइम नहीं पा रहा हूँ और घर में मेरे अलावा उन्हें टाइम देने वाला कोई अदर मेंबर भी नहीं है। इसलिए वे अकेली रह रहकर इतनी परेशान हो चुकी हैं
कि आज भी मैंने उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार करवाया तो उनके सब्र का बांध टूट जाएगा और उनकी आंखों की गंगाजमुना बाहर निकल आएगी, जिसे देखने की कल्पना से ही मैं सिहर उठता हूँ। ऐसा है तो आप अभी के अभी उनके पास जाइए। गुड नाइट कहकर क्षितिज ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। ओके कहकर आंचल ने कॉल डिस्कनेक्ट की और मोबाइल बैग में डालकर न्यायालय परिसर में स्थित एक बड़े बरगद के पेड़ की छांव में जाकर खड़ी हो गई। लेकिन एक 1.5 मिनट बाद ही वह एकाएक हड़बड़ाती हुई अपनी जगह से हटकर पेड़ के दूसरी तरफ चली गई और पेड़ की आड़ में इस तरह पोजीशन लेकर खड़ी हो गई कि वह पेड़ की छांव की दिशा में मौजूद लोगों को नजर न आ सके। मई माह में दिन के तीसरे पहर में आंचल के पेड़ की शीतल छाया को छोड़कर कड़ी धूप में जाने की वजह शायद वह 26-27 साल का कसरती बदन वाला हट्टा-कट्टा युवक था, जो करीब 1.5 मिनट पहले ही सिल्वर कलर की रॉयल एनफील्ड बाइक से कोर्ट परिसर के भीतर दाखिल हुआ था और अपन बाइक पार्किंग में खड़ी करके मोबाइल कान से लगाकर किसी से बात करता हुआ उसी पेड़ की ओर ही आ रहा था जिसके नीचे आंचल खड़ी थी। उस युवक के टपोरी स्टाइल में पहने ब्रांडेड कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी, अजीब सी हेयर स्टाइल और कानों में पहनी सोने की रिंग उसके बिगड़ा रईसजादा होने का साफ संकेत दे रहे थे। जो थोड़ी बहुत कमी थी उसे उसकी रईसी अकड़ और परिसर में नजर आ रही महिलाओं को घूरती हुई उसकी गंदी निगाहों ने पूरी कर दी थी। जब उसके कदम उस जगह पर आकर थम गए जहां कुछ देर पहले आंचल खड़ी थी तो आंचल ने राहत की सांस ली और अपनी तेज हो चुकी दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने की कोशिश करने के साथ साथ उसकी बातें सुनने का प्रयास करने लगी। लेकिन वह उस युवक के मुंह से शुक्रिया वकील साहब के अलावा कुछ और नहीं सुन पाई। शायद फोन पर उसकी बातचीत पूरी हो चुकी थी। उस युवक के खामोश होने के बाद आंचल ने बेचैन निगाहों से न्यायालय भवन के मुख्य द्वार की ओर देखा और फिर अपना मोबाइल निकालकर कोई मैसेज टाइप करने लगी। लेकिन इस दौरान उसका मोबाइल पल भर के लिए वाइब्रेट हुआ और उसे स्क्रीन पर की नोटिफिकेशन नजर आई तो वह मैसेज टाइप करना छोड़कर उसे पढ़ने लगी। एसएमएस था, मिस आंचल, विक्रम भी मुझसे ही मिलने आया है। मैं 1-1.5 मिनट बाद उस पेड़ की ओर आ रहा हूँ जिसके एक तरफ तुम और दूसरी तरफ विक्रम खड़ा है। जब तक मैं विक्रम से मिलकर उसे यहाँ से खिसका नहीं देता, आप तब तक वहीं खड़ी रहना जहाँ अभी खड़ी हो। क्षितिज एसएमएस पढ़ने के बाद आंचल के चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए। उसने दोबारा कोर्ट की इमारत की ओर नजरें दौड़ाई। उसे उस इमारत के मुख्य द्वार से क्षितिज बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया, जो तेज कदमों से चलता हुआ सीधा उस युवक की बढ़ा, जिसकी वजह से आंचल को चिलचिलाती धूप में खड़ी रहकर अपनी कोमल त्वचा को झुलसाना पड़ रहा था। आंचल को शायद इस बात का एहसास हो चुका था कि उसे काफी देर तक धूप में खड़े रहना पड़ सकता, इसलिए उसने गले में पड़ा दुपट्टा निकालकर सिर और चेहरे पर बांध लिया। विक्रम, जब तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे ऊपर न तुम्हारे पिता के रूलिंग पार्टी के एमएलए होने का कोई प्रभाव पड़ने वाला है, न मैं तुम्हारे इस शहर के दबंग लोगों से संबंध होने की वजह से दबाव में आने वाला हूँ और न ही तुम अपनी दौलत खर्च करके मुझे खरीद सकते हो, तो फिर मुझसे आकाश के केस पर बात करने की जिद पर क्यों अड़े हो? उस युवक के ठीक सामने आकर क्षितिज ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, वकील साहब, हम आपको आपके उस चवन्नी छाप क्लाइंट की ओर से कमजोर ढंग से पैरवी करके उसे सजा करवाने के लिए खरीदने या डराने धमकाने नहीं आए हैं, बल्कि आपके पास आपके उस क्लाइंट के लिए एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आए हैं जिसे उसने मंजूर करने के लिए आप अपने क्लाइंट को तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं तो 5 लोगों का भला हो जाएगा और नुकसान किसी को भी नहीं होगा। उसने सफाई और ऑफर के मिलेजुले अंदाज में अपनी बात रखी। तुम्हें जो कहना है जल्दी से साफ शब्दों में कहो। मुझे 2-3 मिनट बाद किसी और से भी मिलना है। चिंता मत कीजिए, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम आपसे ये कहने के लिए मिलने आए हैं कि आपको अपने क्लाइंट आकाश को उसकी कजिन आंचल की शादी हमारे साथ करवाने के लिए तैयार करना है।
यदि वो इसके लिए तैयार हो गया तो इसका पहला फायदा उसी को मिलेगा। हम और हमारी बहन उसके साथ इस केस में समझौता करके उसके ऊपर जेल जाने का जो खतरा मंडरा रहा है, उससे उसे पूरी तरह से निजात दिला देंगे। दूसरा फायदा आंचल को होगा। उसे मामूली परिवार की बेटी होने के बावजूद हमारे पिता जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति और बेहिसाब संपत्ति के मालिक की बहू और हम जैसे आकर्षक नौजवान की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मिल जाएगा। तीसरा फायदा आंचल के बाप को होगा। उस निकम्मे और कंगाल को बैठे बिठाए बिना दहेज दिए अपनी बेटी के लिए एक ऐसा रिश्ता मिल जाएगा जिसकी उस कभी कल्पना तक नहीं की होगी। चौथा फायदा हमें होगा। हमारी आंचल को अपना बनाने की 6-7 साल पुरानी ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी। और पांचवा फायदा आपको होगा। यदि आप आकाश के साथ हमारा ये कंप्रोमाइज करा देते हैं तो हम आपकी दी हुई उस गहरी चोट को भूलकर अपने दिल से आपके लिए दुश्मनी की भावना निकाल देंगे, जिसकी वजह से हमें पूरे 5.5 साल जेल की चक्की पिसनी पड़ी। यदि तुम सचमुच आंचल से इतना प्यार करते हो कि उसे पाने के लिए उससे शादी भी करने के लिए तैयार हो तो इतने दिनों तक उसके पीछे पड़कर उसे परेशान करने की बजाय उससे या उसके पिता से साफ शब्दों में इस बारे में बात क्यों नहीं की दरअसल ये केस बनने के पहले हमें हमारा ये प्रस्ताव इन लोगों के द्वारा मंजूर कर लेने की उम्मीद काफी कम थी। आंचल के बाप को तो हम डरा धमका कर तैयार कर लेते, पर इससे हमें कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आंचल का रिश्ता तय करने का अधिकार उसके पास न होकर आंचल, उसकी बुआ और उसके कजिन आकाश के पास है। और इन तीनों में से आंचल के तैयार हो जाने पर बाकी के 2 लोगों को तैयार किए बिना भी हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते थे। इसलिए हम पिछले 1.5-2 माह सारी दुनिया को भूलकर आंचल को अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन पता नहीं क्यों जिस बंदे की शख्सियत पर सैकड़ों लड़कियां मरती है, ये लड़की उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। जब तुम्हें पता है कि आंचल तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती तो तुम ये भ्रम पालकर क्यों मेरे पास चले आए कि आकाश के तुम्हारे ऑफर को स्वीकार कर लेने पर वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये हमारा भ्रम नहीं है, बल्कि हमें पूरा यकीन है कि आकाश के हमारा प्रस्ताव मंजूर करने पर वो चाहकर भी ना नहीं कह पाएगी। क्या मैं तुम्हारे इस यकीन वजह जान सकता हूँ? वजह बिल्कुल सीधी और साफ है। हमारे साथ आकाश का समझौता नहीं होने पर आप या कोई दूसरा वकील चाहे कितने भी कानूनी दावपेच सोच ले, उसे इस केस से बरी करवाने की गारंटी नहीं दे सकते और वो दोबारा अंदर जाने की रिस्क लेने मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यदि वो इस बार अंदर गया तो उसकी मां के ऊपर जाने के पूरे चांसेज है। आंचल भी केस की गंभीरता और आकाश के अंदर जाने के नतीजे से वाकिफ है और आकाश के इस केस में फंसने के लिए खुद को जिम्मेदार भी मानती है, क्योंकि आकाश के साथ हमारा झगड़ा उसी की वजह से हुआ था। इसलिए आकाश को इस झमेले से बाहर निकालने के लिए वो ना कह पाने की स्थिति में नहीं है। उसकी तरह ही आकाश की मां की भी अपने इकलौते सहारे को जेल जाने से बचाने के लिए हमारे प्रस्ताव से सहमत होना मजबूरी है। आकाश हमारी तरह थोड़ा सरफिरा है, इसलिए उसके तैयार होने में हमें थोड़ी शंका है। लेकिन आप उसे विनोद मिश्रा की तरह साफ साफ कह देंगे कि बिना कंप्रोमाइज किए उसका बचना लगभग नामुमकिन है, तो वो भी हमारा प्रस्ताव मानने के मजबूर हो जाएगा। यानी मिश्रा जी ने तुम्हारे कहने पर आकाश से कहा था कि इस केस में उसे कन्वेक्शन से बचा पाना उनके बस की बात नहीं है। हाँ, कहा तो उसने हमारे ही कहने पर, लेकिन उसने कहने में थोड़ी गड़बड़ कर दी। दरअसल हमने उस गधे के बच्चे को आकाश से ये कहने के लिए कहा था कि इस केस से उसे दुनिया का कोई भी वकील बरी नहीं करा सकता, लेकिन वो उल्लू का पट्ठा ये कह बैठा कि उसे बरी करा पाना उसके बस की बात नहीं है, मगर वो शहर के 3-4 महीने वकीलों में से किसी को लगा लेगा तो उसके बचने के कुछ चांसेज है।
इसका नुकसान ये हुआ कि मिश्रा के बताए वकीलों की फीस देना आकाश के बस की नहीं होने से वो उनमें से तो किसी को भी अपना केस नहीं पाया, पर उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि उसका केस ढंग का वकील लड़े तो वह बच सकता है। इस वजह से वो कम फीस लेकर ठीक ठाक काम करने वाले वकील की तलाश करता हुआ आपके पास पहुंच गया और हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। शायद तुम्हें मिश्रा जी ने ही बताया था कि अब ये केस मैं लड़ने वाला हूँ। हाँ, और मिश्रा जी को ये बात आकाश से पता चली। हाँ, हमने आपके सभी सवालों का जवाब पूरी ईमानदारी से दिए। अब आप ईमानदारी से हमें ये बताइए कि आप हमारा ये काम तो करेंगे या नहीं। पहले क्षितिज ने अपने मोबाइल पर आया एसएमएस चेक किया और फिर जवाब दिया, मैं तुम्हारी बात आकाश पहुंचा दूंगा, पर उस पर तुमसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए प्रेशर नहीं डालूंगा। इसका मतलब आप उससे ये नहीं कहेंगे कि केस लड़ने पर उसको सजा होने की 100% संभावना है? नहीं। अरे वकील साहब, लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि इस केस में कितने परसेंट कन्वेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज हैं और कितने परसेंट इक्विटल होने की, इसके बारे में मैं तुमसे डिस्कस नहीं करूंगा। जो भी पॉसिबिलिटीज मुझे नजर आ रही हैं, मैं आकाश को बताकर उसके सामने तुम्हारी बात रख दूंगा और इसके बाद वो जो भी फैसला लेगा तुम्हें बता दूंगा। अब तुम जा सकते हो। अरे सर, आजकल के जमाने में इतनी ज्यादा ईमानदारी भी अच्छी नहीं लगती। इतनी ईमानदारी तो हर माह लाख रुपए से ऊपर तनख्वाह खाने वाले बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस भी नहीं दिखाते, तो आप क्यों 10-20 हजार रुपए से ज्यादा फीस नहीं दे पाने की हैसियत रखने वाले उस 2 कौड़ी के क्लाइंट के लिए इतनी ईमानदारी दिखा रहे हैं? और फिर हम आपकी मुफ्त में मदद थोड़े ही चाह रहे हैं। हम आपकी इतनी सी मदद के बदले आपको इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार हैं, जितनी आपको इस तरह के दर्जन भर केस लड़ने पर भी नहीं मिलेगी। देखो विक्रम, मैं तुम्हें लास्ट टाइम समझा रहा हूँ कि तुम अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से चलते फिरते नजर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी उतनी बात भी आकाश से नहीं कहूँगा जितनी कहने के लिए तैयार हुआ हूँ। क्षितिज की सर्द लहजे में दी गई चेतावनी सुनकर पल भर में विक्रम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन कुछ ही पलों के भीतर उसने अपने गुस्से काबू में कर लिया और को रूखे स्वर में शुक्रिया कहकर तेज कदमों से पार्किंग की ओर बढ़ गया। मिस आंचल, छाव में आ जाइए, वो जा चुका है। विक्रम की बाइक के कोर्ट परिसर से बाहर निकलते ही क्षितिज ने पेड़ की ओर के घूमते हुए आवाज दी तो आंचल सिर और चेहरे पर बंधा दुपट्टा खोलती हुई पेड़ की ओट से निकलकर के सामने हाजिर हो गई। यानी आपको याद था कि हम पेड़ के पीछे मौजूद हूँ? हमें लगा कि आप उस कमीने विक्रम के इतनी देर तक आपका सर खाने की वजह से हमें भूल गए होंगे। अपने भोले मुखड़े पर छलक आए पसीने को साफ करती हुई आंचल बोली, हम लोग कैंटीन में चलकर बातें करें, वहाँ हमें चाय काफी भी मिल जाएगी और कंफर्टेबली हमारी बातचीत भी हो जाएगी। आइए, कहकर क्षितिज ने जवाब का इंतजार किए बिना ही अपने कदम आगे बढ़ा दिए। मिस आंचल, मैं जब विक्रम के साथ बात कर रहा था तब आपने मुझे ये मैसेज क्यों भेजा था कि मैं उसके सामने ये जाहिर करूं कि आपके कजिन आज तक मुझसे मिले नहीं और ये केस भी आपके कजिन ने नहीं बल्कि आपने मेरे हैंड ओवर किया है? कोर्ट की कैंटीन में चाय की चुस्कियों लेते हुए क्षितिज ने सवाल किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आप उसके सामने जाहिर करें कि भैया अभी तक आपसे मिले नहीं और ये केस भैया ने नहीं बल्कि हमने आपके हैंड ओवर किया। ये तो मैं आपका मैसेज पढ़कर ही समझ गया था। एक्चुअली मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बातें विक्रम के सामने जाहिर कर देने से आपको क्या नुकसान हो जाता? आंचल का जवाब सुनकर क्षितिज ने उसे अपना सवाल पूछने का आशय समझाते हुए दोबारा वही सवाल किया। उसकी ये बातें जान जाने हमें ये नुकसान होता कि वो अपना घटिया प्रपोजल भैया तक आपके थ्रू पहुंचाने की कोशिश न करके किसी दूसरे के थ्रू पहुंचाने की कोशिश करता और हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। यानी आप नहीं चाहती हैं कि विक्रम डॉट का ये प्रपोजल आकाश तक पहुंचे? जी हाँ, और इसमें आपको हमारी हेल्प करनी होगी। क्यों, आपके मन में ऐसा कोई डाउट है
कि विक्रम का प्रपोजल आकाश के सामने रखा गया तो वह इसे एक्सेप्ट भी कर सकता है। आंचल के सामने बैठे क्षितिज ने उसकी ओर सवालिया निगाहों से देखते हुए कहा, ऐसा कोई डाउट तो हमारे मन में नहीं है, पर मैं इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हमें यकीन है कि आकाश भैया खुद को बचाने के लिए हमारा हाथ उस गंदे बेहुदे बिगड़े रईसजादे के साथ शादी करने के लिए हम पर प्रेशर नहीं डालेंगे, मगर उन्हें इस केस में सजा होने पर बुआ का जो बुरा हाल होने की आशंका है, उसके प्रेशर की वजह से वे इस कमीने के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने या न करने का डिसीजन हम पर छोड़ देते हैं, तो हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। उस सिचुएशन में हम न तो हाँ कह पाएंगे और न ही ना कह पाएंगे, क्योंकि हाँ कहेंगे तो हमें ऐसे वाहियात और घटिया शख्स के साथ शादी करनी पड़ेगी जिससे हम शादी करने से मर जाना बेहतर समझते हैं, और हमारे ना कहने की सूरत में भैया को सजा हो जाती है, तो इसके लिए वे मुझे दोषी ठहराए या नहीं, पर हमारी बुआ तो हमें ही दोषी ठहराएगी, क्योंकि वे भैया के जुडिशियल कस्टडी में जेल जाने पर 2-3 बार कह चुकी है कि उनके बेटे को हमारी वजह से जेल जाना पड़ा, नहीं तो कभी रात भर के लिए पुलिस स्टेशन में भी नहीं रहे। मैं आपकी सारी बातें समझ गया, अब आप मेरी बात सुनिए। मैं आपकी बात मानकर आकाश की मुलाकात होने पर विक्रम के प्रपोजल के बारे में उसे नहीं बताता हूँ और विक्रम के पूछने पर उससे कह देता हूँ कि आकाश ने मना कर दिया। तब यदि यही प्रपोजल विक्रम ने खुद या किसी अन्य के थ्रू आकाश के सामने रख दिया तो ये परेशानी आपके सामने आकर ही रहेगी। जब सामने आएगी तब सोचेंगे कि इसका क्या करना है। फिलहाल तो आप इसे सामने न आने देने की मेहरबानी कर दीजिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं विक्रम की कही हुई कोई भी बात की चर्चा आकाश से नहीं करूंगा। एक बात हमारे दिमाग काफी देर से हलचल मचा रहा है, उसे पूछ ही लेते हैं। आप विक्रम के काफी मोटी रकम देने के भी ऑफर के बावजूद उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुए, और हमने न आपको बेनिफिट पहुंचाने का कोई भी ऑफर दिया और न फ्यूचर में आपको हमसे कोई बेनिफिट होने की संभावना है। फिर भी आप हमें कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए। क्या हम इसकी वजह जान सकते हैं? मेरे विक्रम की हेल्प करने से इनकार करने की 2 वजह है। पहली वजह यह है कि एक लायर के नाते अपने क्लाइंट को किसी केस में कन्वेक्शन का डर दिखाकर कंप्लेनेंट से कंप्रोमाइज के लिए प्रेशराइज करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और यदि ये काम कंप्लेनेंट के कहने पर उसके किसी गलत उद्देश्य को पूरा करवाने के लिए किया जाता है तो और भी बड़ा मिसकंडक्ट है। दूसरी वजह यह है कि एक आम इंसान होने के नाते भी किसी के गलत इरादों को अंजाम तक पहुंचाने में उसकी कोई भी हेल्प करना गलत है। मैं उसकी बात सिंपल में आकाश तक पहुंचाने के लिए ये सोचकर तैयार हो गया था कि आकाश खुद को बचाने के लिए उसके प्रपोजल पर विचार करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन अभी आपने मुझे बताया कि इस प्रपोजल को आकाश के सामने रखने पर आप धर्म संकट में फंस सकती हैं, तो मैंने अपना इरादा बदल दिया। ये मत समझिएगा कि मैंने अपना इरादा सिर्फ आपको उलझन में फंसने से बचाने के लिए ही बदला, क्योंकि मैंने इरादा आपको उलझन में फंसने से बचाने के साथ साथ एक घटिया शख्स गंदे मकसद के लिए खुद को माध्यम बनने से बचाने के लिए भी बदला है। इस वजह से इसके लिए न तो आपको मेरा एहसानमंद होने की ज़रूरत है और न आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि इसके एवज में मैं आपसे कोई जायज़ या नाजायज़ डिमांड करूंगा। आई थिंक अब आप इत्मीनान के साथ मुझे थैंक्स कह सकती हैं। थैंक्स तो हम आपको कहने ही वाले थे, पर इत्मीनान के साथ थैंक्स कहने की बात हमारी समझ में नहीं आई मैडम। जब मैंने आपको आकाश को विक्रम की कोई बात न बताने का आश्वासन दिया, तब आपने मुझे थैंक्स कहने की जगह इतनी लंबी चौड़ी इंक्वायरी इसी पर्पस से की, न कि मैं इसके एवज में आपसे कोई ऐसी वैसी अपेक्षा तो नहीं रख रहा हूँ। सॉरी सर, बट हमारे लिए ये कन्फर्म करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस कन्फर्मेशन से पहले आप हमें किसी एंगल से गलत लगे।
हमारे मन में तो परसों की पहली मुलाकात के बाद ही आपकी इमेज एक बेहद अच्छे इंसान के रूप बन चुकी थी और आज जिस आत्मीयता के साथ आपने हमसे बातें की, उससे हमारे मन में आपकी वो इमेज और बेहतर हो गई। पर आजकल की मायावी दुनिया में लोगों के चेहरों पर इस तरह के बनावटी मुखौटे चढ़े होते कि असली और नकली चेहरों में फर्क कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए न चाहते हुए भी आप जैसे अच्छे लोगों से भी इस टाइप की इंक्वायरी करनी पड़ती है। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर इट। हम ये सोच सोच कर बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमारा इंक्वायरी का मकसद समझ जाने के बाद पता नहीं आप हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं आपके बारे कुछ सोच तो रहा हूँ, लेकिन वैसा नहीं जैसा आप समझ रही हैं। एक्चुअली मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऊपर वाले ने ये सुपर स्मार्ट और हाई लेवल की जीनियस ब्यूटी किस किस्मत वाले बंदे के नसीब में लिखी है। अरे सर, क्यों इस गरीब और बदनसीब लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं? जिसके भाग्य में हमारा नाम लिखा होगा वो किस्मत वाला तो हो ही नहीं सकता। हाँ, बदकिस्मत जरूर हो सकता है, क्योंकि हम जिस घर में कदम रखते हैं उस घर की खुशियों को ग्रहण लग जाता है। हमारे अपनी माँ की कोख से अपने पिता के घर कदम रखते ही हमारी माँ हमारे बाबूजी को हमेशा के लिए छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई और अपने घर से निकलकर बुआ। मुझे ये जानकर बेहद दुख हुआ कि बचपन में ही आपकी माँ का साया आपके सिर से उठ गया, पर इसके लिए आपका खुद को बदकिस्मत या मनहूस समझना ठीक नहीं है। किसे दुनिया में कब आना और दुनिया से कब जाना है, किस घर की खुशियों को कब ग्रहण लगना है और खुशियां कब वापस मिलना है, ये सब संबंधित व्यक्तियों के खुद के कर्म और ऊपरवाले की इच्छा पर निर्भर करता है। अब मैं फिलहाल आपको और वक्त न देने पाने के लिए आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि कोर्ट का टी टाइम खत्म चुका है और मेरे एक इम्पॉर्टेंट केस की हियरिंग टी टाइम के जस्ट बाद होने वाली है, इसलिए मुझे अभी के अभी जाना होगा। ठीक है, जाइए, लेकिन हम ये भैया की सिग्नेचर कराकर वकालतनामा लेकर आए थे, इसे रख लीजिए। इसी पॉलिथिन में दिव्या का एड्रेस भी एक पेपर पर नोट करके रखा है। आपको जब समय मिले तब उससे मिल लीजिएगा और पैसे की जरूरत पड़े तो हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर। जब आंचल ने देखा कि क्षितिज उसकी आवाज के दायरे से बाहर हो चुका है तो अपना वाक्य अधूरा छोड़कर वह भी खड़ी हो गई।